विद्यार्थी सुप्रभात। मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रमुख टॉपिक नूरजहाँ के मुगल दरबार में क्या भूमिका रही और उसकी प्रभुत्व काल में क्या क्या घटनाक्रम हुआ और उसका मुगल दरबार में मुगल प्रशासन पर क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो नूरजहाँ का जो प्रभाव काल है विद्यार्थियों, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि नूरजहाँ जो है जहांगीर की पत्नी थी और उसका प्रशासन में बहुत ज़्यादा दखल बढ़ गया था और जहांगीर की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से वो एक शासिका के रूप में कार्यरत रही और काफ़ी योग्य और तीक्ष्ण बुद्धि की वह थी। और उसका जो प्रभाव काल है विद्यार्थी, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम काल 1611 से 1622 ईस्वी तक। इस काल में उस पर अपने माता पिता का नियंत्रण था और वह उसकी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखते थे, अतः वह पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकी। और प्रथम काल में जो उसका गुट था उसमें शहजादा खुर्रम भी उसके साथ में था। नूरजहाँ के प्रभुत्व काल का जो द्वितीय काल है विद्यार्थियों, उसे 1622 से लेके 1627 ईस्वी शामिल किया गया है और इस समय तक उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसकी सीमाओं पर नियंत्रण करने वाला कोई भी अब नहीं रहा था। साथ ही जहांगीर भी प्राय अस्वस्थ रहता था, अतः उसने पूर्ण स्वच्छंद होकर प्रशासनिक कार्य किए। इस काल में शहजादा खुर्रम विद्रोही हो गया था। नूरजहाँ ने जहांगीर के छोटे पुत्र और अपने दामाद शहरयार को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, क्योंकि खुर्रम के बढ़ते हुए प्रभाव से वह चिंतित हो गई थी और जहांगीर की बाद वह शहरयार को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि दरबार में अनेक गुट बन गए विद्यार्थियों और उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र की तैयारियां होने लगीं। शहजादा खुर्रम में महाबत खां को भी बेगम के खिलाफ बगावत यानी विद्रोह करने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार अपने प्रभाव के दूसरे काल में नूरजहाँ की नीतियों ने साम्राज्य में गृह कलह के बीज बो दिए। समस्त साम्राज्य गृह युद्धों एवं विद्रोह में डूब गया। नूरजहाँ की सत्ता के प्रति अनुराग ने, सत्ता के प्रति जो उसका लगाव था, ने उच्च अधिकारियों को स्वामी भक्तिपूर्ण सेवाओं के प्रति उदासीन कर दिया। नूरजहाँ ने जनसाधारण व राज कर्मचारियों को बहुमूल्य भेंट देकर उन्हें खुश करने का रास्ता अपनाया। परिणाम उसका ये हुआ कि साम्राज्य में घुसखोरी और दुराचार फैल गए। नूरजहाँ की नीतियों ने न केवल दरबार को दलबंदी व षड्यंत्रों का केंद्र बनाया, अपितु साम्राज्य की ठोस नींव को भी डगमगा दिया। तो विद्यार्थियों, जो ये इसका प्रभाव काल था, तो पहला प्रभाव काल में हम देखेंगे कि पहले प्रभाव काल में क्या घटनाक्रम हुआ और उस समय की प्रमुख जो है विजय अभियान मुगल साम्राज्य के क्या रहे। तो एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी कि नूरजहाँ ने अपने प्रभाव काल में जब बढ़ा उसका प्रभाव प्रशासन के क्षेत्र में, तो उसने अपने रिश्तेदारों को उच्च पद प्रदान किए। उसने अपने पिता गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की तथा उसे 7,000 जात व 7,000 सवार का मनसबदार बना दिया तथा कालांतर में प्रधानमंत्री भी बनवा दिया। उसने अपने भाई आसफ खां को 6,000 जात तथा 6,000 सवार का मनसबदार बना दिया। साथ ही उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार के साथ कर दिया तथा उसे जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया और जैसे कि मैंने बताया था, जिसकी वजह से शहजादे खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। और शासन प्रबंध पर जो नियंत्रण की बात है, उसके अंतर्गत उसने कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पद से हटाना सब अपने हाथ में ले लिया। ये सारे काम मलिका द्वारा किए जाने लगे। युद्ध संबंधी मामलों पर भी वह निर्णय देती थी। उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि अमीर और सरदार उस कृपापात्र बनने का प्रयास करते थे और उसका परिणाम ये रहा कि साम्राज्य में विद्यार्थियों योग्यता के बजाय चापलूसी और रिश्वतखोरी का बोलबाला हो गया। इसके साथ साथ नूरजहाँ ने राज्य की प्रभु सत्ता में भी भाग लिया। सिक्कों एवं शाही फरमानों पर भी उसका नाम अंकित किया जाता था। भूमि अनुदान पत्रों पर उसके नाम की छाप यानी मोहर लगती थी। वह जहांगीर के साथ झरोका दर्शन भी देती थी। शेख अब्दुल वहीब के अनुसार मलिका के साम्राज्य में पूर्ण सत्ताधारी होने में यदि किसी बात की कमी थी तो वह यह थी कि खुतबा उसके नाम का नहीं पढ़ा जाता था, जो सम्राट या राजाओं के नाम से पढ़ा जाता था। और जहांगीर भी कहता था कि मैंने अपने साम्राज्य को नूरजहाँ बेगम के हाथ एक प्याला मदिरा और शोरबे की एक प्लेट के बदले बेच दिया है। और
जहांगीर पर जो है उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जहांगीर नूरजहाँ से बहुत प्रेम करता था और हर उसकी ख्वाहिश को, इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता था। और जहांगीर ने नूरजहाँ के कहने पर बहुत सी बार गंभीर अपराधियों को भी क्षमा कर दिया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी विद्यार्थियों की जो सबसे प्रमुख घटनाक्रम नूरजहाँ के प्रथम काल में हुआ, प्रभाव काल में, वह यह था मेवाड़ विजय। शहजादा खुर्रम ने 1613 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ को जीतने का जो है लक्ष्य, हम देख रहे हैं कि अकबर के समय से ही रहा, और जो बचा हुआ क्षेत्र था हल्दी घाटी युद्ध के बाद, तो लेकिन मेवाड़ जो है स्वतंत्र अभी भी बना हुआ था। तो शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ को जीतने के लिए उस पर अभियान किया 1613 में। 1615 ईस्वी में मेवाड़ और शहजादा खुर्रम के बीच में संधि हुई, और इस संधि के अंतर्गत राणा अमर सिंह, जो कि राणा प्रताप के पुत्र थे, तो राणा अमर सिंह ने सम्राट की अधीनता को स्वीकार कर लिया। दूसरा, जहांगीर ने बदले में चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ का समस्त मुगल अधिकृत प्रदेश राणा को वापस लौटा दिया। चित्तौड़ जो कि लंबे समय से मुगलों के पास था, 1567 से अकबर ने जब जिसको जीता था, तो अब वह 1615 में वापस जो है राजपूतों को मेवाड़ के मिल गया। साथ ही उसने शर्त रखी कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत और किलेबंदी नहीं की जाएगी। तीसरा, राणा को दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। सिर्फ युवराज कर्ण 1000 सैनिकों के साथ मुगल दरबार में की सेवा में रहेगा। यानी पूर्व में जो शर्तें थी राजपूत सरदारों राजाओं के साथ, उसमें ये शर्त भी थी कि राजपूत राजाओं को मुगल दरबार में सेवा देने के लिए उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन जहांगीर ने अमर सिंह को रियायत देते हुए उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया। उसके बजाय युवराज कर्ण दरबार में रहेगा। एक शर्त यह थी कि राणा को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। पूर्व में जो राजपूत राज्यों ने संधियां की थी मुगलों के साथ, तो उन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, और मेवाड़ के राजा इसको अच्छा नहीं समझते थे, और इसीलिए लंबे समय तक उनका संघर्ष रहा। और अब इस चीज़ को की भी रियायत दी गई कि वैवाहिक संबंधों की बाध्यता समाप्त की जाती है। और इसके साथ ही विद्यार्थी, मुगलों में सिसोदिया वंश के बीच चला आ रहा लगभग 75 वर्षीय जो संघर्ष है वह समाप्त हो गया। ये संधि भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखती है। सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ के प्रति उदार नीति अपनाकर और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया। जहांगीर लिखता है कि मेरा उदार हृदय यथासंभव पुराने परिवारों का नाश करने के लिए इच्छुक नहीं था। जहांगीर को इस बात का श्रेय था कि उसने मेवाड़ से अधीनता मनवा ली, और इस कार्य को अकबर बहुत चाहने पर भी नहीं कर पाया था। डॉक्टर रघुवीर सिंह के अनुसार मेवाड़ मुगल संघर्ष की समाप्ति के साथ ही मुगलों की राजस्थान विजय भी पूर्ण हुई। वहीं मेवाड़ जो है उसके भी जो है कष्ट के जो दिन थे वो समाप्त हो गए, और अब नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करने के बाद वह अपने विकास के लिए स्वतंत्र था। और नूरजहाँ के प्रभाव काल की विद्यार्थी एक और जो प्रमुख घटना है वह है कांगड़ा विजय, जो कि 1620 में की गई। पंजाब में कांगड़ा का जो दुर्ग है वो बहुत मजबूत और अभेद माना जाता था। सुल्तान गयासुद्दीन से लेकर बादशाह अकबर तक के शासकों ने इस दुर्ग को का जो है 52 बार घेरा डाला, परंतु किसी को सफलता नहीं मिली। जहांगीर ने मेवाड़ विजय से उत्साहित होकर अब कांगड़ा को जीतने का निश्चय किया। अतः शहजादा खुर्रम को 1620 ईस्वी में कांगड़ा विजय के लिए भेजा गया। 16 नवंबर 1620 को दुर्ग रक्षकों ने भूखमरी से परेशान होकर आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके साथ ही जो है कांगड़ा पर मुगलों का अधिकार हो गया। और ये विजय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके बाद में ये जो विजय का, जैसे मैंने महत्व बताया कि जहांगीर के साम्राज्य का विस्तार तो इससे हुआ ही, पार साथ ही जो है उसका प्रभाव भी बढ़ा, उसका नाम और प्रतिष्ठा ही बढ़ी। और इस दुर्ग की विजय का श्रेय उसका जो है वीर पिता, जैसे मैंने कहा, अकबर भी प्राप्त नहीं कर पाया था, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया था। और वह प्रथम मुगल शासक था, यानी जहांगीर, जिसने कि कांगड़ा पर मुगल झंडा फहराया। इस विजय के फलस्वरूप जहांगीर को काफ़ी धन भी मिला, जो यहाँ के राजाओं ने प्राचीन काल से एकत्रित कर रखा था। और इस सैनिक विजय के लिए के बाद जो है सैनिक और ज़्यादा प्रोत्साहित हो गए, और उसके बाद जो है किश्तवाड़ को भी उन्होंने 1622 में जीत लिया। इसके बीच में दक्षिण भारत में 1620 में अहमदनगर पर भी आक्रमण किया गया। जहांगीर ने अकबर की दक्षिण नीति पर ही चलते हुए उसको और आगे बढ़ाया। अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में पूरा खानदेश तथा अहमदनगर का कुछ भाग शामिल था।
जहांगीर के लिए अहमदनगर का शेष भाग जीतना अभी बाकी था और बीजापुर व गोलकुंडा की रियासतों को हराना भी बाकी था। 1617 ईस्वी में खुर्रम को दक्षिण अभियान पर भेजा गया था इस उद्देश्य से, और खुर्रम की शक्ति से डरकर अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने संधि करके दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। खुर्रम की इस महत्वपूर्ण सफलता पर उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। यानी दक्षिण में अहमदनगर को जब जीता तो उसे शाहजहां कहा गया। नूरजहां ने भी उत्सव मनाया, किंतु मलिक अंबर के साथ की गई संधि विद्यार्थियों ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 1620 में मलिक अंबर ने खान खाना पर जो कि अहमदनगर पर आक्रमण कर अहमदनगर पर घेरा डाल दिया। इसलिए 1620 में खुर्रम ने अहमदनगर को पुनः जीता। तो जो जहांगीर के काल में नूरजहां का जो प्रभुत्व काल है उसका पहला चरण ऐसे पूरा होता है। अब हम दूसरे चरण की बात करें तो वह 1622 से 1627 तक चलेगा, जहांगीर की मृत्यु तक। और इसकी जो प्रमुख घटनाक्रम है इस काल का वो ये है कि सबसे पहले तो ये कि प्रथम गुटबंदी का अंत हो गया। नूरजहां के माता पिता की अब तक मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर के बाद शहरयार को सम्राट बनाने की लालसा ने खुर्रम को अलग कर दिया था इस गुट से, और खुर्रम अलग होने से उसका ससुर आसफ खां जो कि नूरजहां का भाई भी था वह भी इस गुट से अलग हो गया। परिणामतः जो नूरजहां गुट या नूरजहां जुंटा था वह अब समाप्त हो गया। और दूसरा जो इस काल की एक प्रमुख घटना है वह है कंधार का मुगलों के हाथ से निकलना। और कंधार जो है वह काफ़ी प्रतिष्ठित जो है विजय या जगह मानी जाती थी, लेकिन अब इनका जो गुटबंदियाँ चल रही थी और उन सारी गुटबंदियों की वजह से कंधार जो है उसका वाणिज्य की दृष्टि से काफ़ी महत्व था, और इसी कारण फारस का शाह और मुगल सम्राटों के बीच निरंतर पारस्परिक झगड़े का कारण ये बना हुआ था। और 1522 ईस्वी में इस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था और 1558 ईस्वी तक हुमायूं व कामरान के अधिकार में ये रहा। इसके बाद ईरान के शाह ने इस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अकबर ने 1594 ईस्वी में इसको वापस अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन जहांगीर के काल में उसकी जो कमजोरियां थी और उसकी और साम्राज्य की आंतरिक स्थिति को देखते हुए कंधार को फारस ने वापस लेने का निश्चय किया। और 1622 ईस्वी में वहाँ के जो शाह अब्बास जो था वहाँ का प्रधान राजा, तो उसने कंधार पर घेरा डाल दिया 1622 में, और 15 दिन तक ये घेरा जो है वो डाले रखा उसने। और चूंकि उस समय जहांगीर अस्वस्थ था और कश्मीर में अपना जो है स्वास्थ्य लाभ कर रहा था और शहजादा खुर्रम दक्षिण में था, और नूरजहां ने उसे जब कंधार पर जो है रक्षा के लिए भेजने का निश्चय किया तो शाहजहां ने वहाँ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह लंबे समय तक भारत से बाहर नहीं रहना चाहता था, राजधानी से दूर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर जहांगीर की मृत्यु पीछे से हो गई तो नूरजहां जो है शहरयार को गद्दी पर बिठा देगी और उसे जो है राजा बनने से वंचित होना पड़ेगा। और इस प्रकार जो है मुगल सेना को अंततः कोई भी उसे सेनानायक नहीं मिला अच्छा अपने राज्य का, तो परिणाम से कंधार जो है अब्बास को देना पड़ा। और इसके बाद स्थिति ये हुई कि जो जहांगीर है उसने परवेज़ को जीतने के लिए कंधार भेजा, शहजादा परवेज़ को, लेकिन ये अभियान सफल नहीं हो पाया और परिणामतः जो कंधार है वो मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया, जो बाद में कभी भी उनको नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ी जो है दुष्परिणाम था नूरजहां के समय का। और कंधार की पराजय विद्यार्थी मुगलों की प्रतिष्ठा पर एक करारा प्रभाव साबित हुई और इस पराजय से मुगलों की दुर्बलता भी स्पष्ट हो गई। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि अब खुर्रम चूंकि वहाँ नहीं गया था तो खुर्रम ने भी फिर जो है उसके खिलाफ शाही सेना को भेजा गया और उसने विद्रोह कर दिया 1622 ईस्वी में। और नूरजहां चूंकि अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बिठाना चाहती थी, इसलिए उसने खुर्रम के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और जहांगीर को जो है उसकी शिकायतें करके उसकी जागीरों से भी उसे वंचित करा दिया। और जैसा कि बताया था कि वीरानियों द्वारा 1622 ईस्वी में कंधार पर अधिकार करने पर नूरजहां ने खुर्रम को कंधार भेजने के भी आदेश दे दिए, लेकिन खुर्रम चूंकि उसकी चाल को समझ गया था अतः उसने विद्रोह कर दिया और वे 2 साल तक जहांगीर के लिए परेशानी का कारण बना रहा। अंत में 1625 ईस्वी में
पिता पुत्र में समझौता हो गया। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार के अनुसार खुर्रम का विद्रोह न्यायोचित था, क्योंकि मलिका के कुचक्रों ने उसके हितों को असुरक्षित कर दिया था। यानी अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि शाहजहां के विद्रोह का प्रमुख कारण नूरजहां की सत्ता प्रियता थी। और जैसा कि बताया कि 3 साल तक ये विद्रोह चलता रहा। उसने साम्राज्य की को तो दुर्बल किया ही, साथ ही जहांगीर के अंतिम दिनों को भी कष्टप्रद बना दिया। तो इस प्रकार ये जहांगीर के काल में और नूरजहां के प्रभुत्व काल में खुर्रम का विद्रोह हुआ। और इसके अलावा एक और विद्रोह जो है वह हुआ था महाबत खां का विद्रोह, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। महाबत खां भी प्रसिद्ध मुगल सेनापति था और खुर्रम के विद्रोह को दबाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और शहजादा परवेज की मित्रता भी उससे थी। अतः उसका प्रभाव मुगल दरबार में बहुत बढ़ गया था। और नूरजहां जो है महाबत खां और परवेज के गठजोड़ को अपने मार्ग में बाधक समझती थी, क्योंकि परवेज भी एक शहजादा था, हो सकता है कि उसे गद्दी मिल जाए। अतः उसने षड्यंत्र रचकर महाबत खां को बंगाल भेज दिया और उसके पर गबन का आरोप भी लगाया और उसके परिवारजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। और इसका परिणाम ये निकला विद्यार्थियों की महाबत खां ने भी विद्रोह कर दिया और महाबत खां ने झेलम नदी को पार कर जहांगीर तथा उसके बाद नूरजहां को भी बंदी बना लिया और वे स्वयं साम्राज्य का स्वामी बन गया। किंतु कुछ समय बाद ही नूरजहां ने एक चाल चलकर जो है उसे विद्रोह को उसको समाप्त कर दिया, पराजित कर दिया उसे, और उसे मेवाड़ भाग जाना पड़ा। और महाबत खां के विद्रोह से साम्राज्य में अशांति तथा अव्यवस्था फैल गई तथा जहांगीर व नूरजहां के बंदी बन जाने से शाही गौरव को भी हानि पहुंची। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों की जो नूरजहां का द्वितीय काल है और उसकी महत्वाकांक्षा है जो बढ़ती जा रही है, उससे मुगल साम्राज्य जो है दुर्बल हुआ और उसकी प्रतिष्ठा और शाही गौरव को नुकसान पहुंचा। नूरजहां के प्रभाव काल की एक और इस समय जो घटना थी वह थी कि आर्थिक हानि। कैनेडी के अनुसार यद्यपि मलिका की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया है, तथापि उसका प्रभाव सामूहिक रूप से राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। उसने अपने अयोग्य सगे संबंधियों को चूंकि उच्च पदों पर नियुक्त किया, जो शाही कोष से भारी धन लेकर उसे व्यर्थ ही खर्च करते रहे, अतः साम्राज्य को आर्थिक हानि पहुंची। इसके साथ ही जहांगीर का विलासी बनना भी एक प्रमुख घटना रही। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मलिका के प्रभाव अधीन सम्राट अत्यधिक विलासप्रिय बन गया था। वह मदिरा को अपना परम मित्र समझने लगा और शाही पद से संबंधित कर्तव्यों को भूल गया। अतः उसने विजयों तथा प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया और नूरजहां के कारण ही जहांगीर का शासनकाल प्रभावशाली नहीं हो सका। एक और चीज रही वह था कि शासन प्रबंध जो है इस काल में शिथिल हो गया। विद्यार्थियों 1622 से 1627 ईस्वी तक नूरजहां वास्तविक शासिका रही और जहांगीर उसके हाथ में एक प्रकार से खिलौना जैसा रहा। दरबारियों के षड्यंत्रों तथा रिश्वतखोरी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिसे सुधारने में नूरजहां के अयोग्य कृपापात्र असफल रहे। अतः शासन प्रबंध जो है ढीला हो गया, शिथिल हो गया। इसके बाद जो है जहांगीर जो है उसकी मृत्यु 1627 में हो गई और उसको जो है लाहौर में दफनाया गया। उसका मकबरा लाहौर शाहदरा में है और नूरजहां ने शहरयार को उसका उत्तराधिकारी बनाया, परंतु उसके भाई आशफ खान ने अपने दामाद खुर्रम का साथ दिया और अंत में खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा और नूरजहां को पेंशन देकर राजनीति से अलग कर दिया गया और सालाना 2 लाख पेंशन उसे दी गई और नूरजहां ने एक विधवा के रूप में 1645 तक अपना जीवन बिताया। तो विद्यार्थियों ये नूरजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाक्रम। अब हम देखें कि नूरजहां के शासनकाल की जो है सकारात्मक परिणाम क्या थे, अच्छे प्रभाव क्या थे। तो नूरजहां के शासनकाल के कुछ अच्छे प्रभाव भी हुए और उसमें पहला है जैसे कि उसने फैशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया। वह जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन में उसने सुधार किया और एल्फिंस्टन लिखता है कि नूरजहां बड़ी कर्तव्यपरायण थी। वह जहांगीर की देखरेख में बड़ी रुचि लेती थी और शासन प्रबंध का बहुत सा काम खुद करती थी और उसके प्रभाव से जहांगीर ने शराब पीना बंद कर दिया था। दूसरा एक और जो है चीज़ वह है कि नूरजहां सौंदर्य प्रेमी थी और उसने फैशन में बहुत सारे परिवर्तन किए। उसने जरी, किनारी तथा लहंगों के लिए फैशन का प्रचलन किया। काफ़ी खां के अनुसार नूरजहां के द्वारा चलाए गए फैशन तथा उच्च वर्ग के लोगों में चिरकाल तक वे प्रचलित रहे, जबकि मलिका से पहले के फैशन केवल पिछड़ी हुई पठान जातियों में ही रह गए।
तीसरी चीज़ ये है कि नूरजहाँ ने जो है वो दयालु थी और निर्धन और अनाथों की सहायता करती थी, और उसने 500 गरीब और असहाय कन्याओं के विवाह हेतु राजकोष से दहेज दिया था, और गरीब दासियों की भी वह सहायता करती थी। तो इस प्रकार नूरजहाँ जो है उसके शासन काल या प्रभाव काल के जो है ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहे। वह स्वयं जो, जैसा कि मैंने बताया था, कि तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी, और उसका प्रशासन में बहुत दखल था, और प्रशासन के बारे में उसे काफ़ी जानकारियाँ भी थी। और वैसे सार रूप में हम देखें कि डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि नूरजहाँ जहांगीर पर एक असुरी शक्ति ने होकर एक रक्षा की देवी बनकर उसके साथ में रही। यानी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो गुण है या अवगुण है, लेकिन निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उसने जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी सुधार किया। नूरजहाँ को संगीत कला, चित्रकला से बड़ा प्रेम था, और वह बड़ी दयालु भी रही, और शिक्षित और तथा बुद्धिमती महिला भी वे थी, और फारसी भाषा में सुंदर कविताएं वे लिखती थी, और उसमें समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता थी। अतः दरबारी उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। नूरजहाँ ने विद्वानों को भी उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नूरजहाँ का जो प्रभाव काल है वह मुगल काल में जो है उसका बहुत तरीके से प्रभाव पड़ा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और इस प्रकार 1645 में उसकी मृत्यु के बाद जो है हम सारा जो है उसका सारी जो है नीतियाँ सब जो है समाप्त हो गई। और इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि जहांगीर का शासनकाल जो है क्या रहा, और उसके समय में नूरजहाँ की भूमिका क्या रही, और क्या प्रमुख घटनाक्रम इसमें हुआ। धन्यवाद।